नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी माधवी। कभी कभी वन के फूलों में वह सुगंधित और रंग रूप मिल जाता है जो सजी हुई वाटिकाओं को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। माधवी थी तो एक मूर्ख और दरिद्र मनुष्य की लड़की, परंतु विधाता ने उसे नारियों के सभी उत्तम गुणों से सुशोभित कर दिया था। उसमें शिक्षा, सुधार को ग्रहण करने की विशेष योग्यता थी। माधवी और विरजन का विलाप उस समय हुआ जब विरजन ससुराल आई। इस भोली भाली कन्या ने उसी समय से विरजन के संग असाधारण प्रीति प्रकट करनी आरंभ की। ज्ञात नहीं वह उसे देवी समझती थी या क्या, परंतु कभी उसे विरजन के विरुद्ध एक शब्द भी मुख से न निकला। विरजन भी उसे अपने संग सुलाती और अच्छी अच्छी रेशमी वस्त्र पहनाती। इससे अधिक प्रीति वह अपनी छोटी भगिनी से भी नहीं कर सकती थी। चित्त का चित्त से संबंध होता है। यदि प्रताप को ब्रिजरानी से हार्दिक संबंध था तो ब्रिजरानी भी प्रताप के प्रेम में पगी हुई थी। जब कमलाचरण से उसके विवाह की बात पक्की हुई, जो वह प्रताप चंद्र से कम दुखी न हुई। हाँ, लज्जावश उसके हृदय के भाव कभी प्रकट न होते थे। विवाह हो जाने के पश्चात उसे नित्य चिंता रहती थी कि प्रताप चंद्र के पीड़ित हृदय को कैसे तसल्ली दूं। मेरा जीवन तो इस भांति आनंद से बीतता है, बेचारे प्रताप के ऊपर न जाने कैसी विपत्ति होगी। माधवी उन दिनों 11 वर्ष में थी। उसके रंग रूप की सुंदरता, स्वभाव और गुण देख देख कर आश्चर्य होता था। विरजन को अचानक यह ध्यान आया कि क्या मेरी माधवी इस योग्य नहीं कि प्रताप उसे अपने कंठ का हार बनाए। उस दिन से वह माधवी के सुधार और प्यार में और भी अधिक प्रवृत्त हो गई थी। वह सोच सोच कर मन ही मन फूली न समाती कि जब माधवी 16-17 वर्ष की हो जाएगी तब मैं प्रताप के पास जाऊंगी और उससे हाथ जोड़कर कहूंगी कि माधवी मेरी बहन है, उसे आज से तुम अपनी चेरी समझो। क्या प्रताप मेरी बात टाल देंगे? नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। आनंद तो तब है जबकि चाबी स्वयं माधवी को अपनी बहू बनाने की मुझसे इच्छा करे। इसी विचार से विरजन ने प्रताप चंद्र के प्रशंसनीय गुणों का चित्र माधवी के हृदय में खींचना आरंभ कर दिया था, जिससे कि उसका रोम रोम प्रताप के प्रेम में पक जाए। जब वह प्रताप चंद्र का वर्णन करने लगती तो स्वयं उसके शब्द असामान्य रीति से मधुर और सरस हो जाते। सैने सैने माधवी का कामा हृदय प्रेम रस का आस्वाद करने लगा। दर्पण में बाल पड़ गए। भोली माधवी सोचने लगी कि मैं कैसी भाग्यवती हूँ, मुझे ऐसे स्वामी मिलेंगे जिसके चरण धोने के योग्य मैं है भी नहीं। परंतु क्या वे मुझे अपनी चेरी बनाएंगे? कुछ तो मैं अस्वस्थ उनकी दासी बनूंगी, और यदि प्रेम में कुछ आकर्षण है तो मैं उन्हें अवश्य अपना बना लूंगी। परंतु उस बेचारी को क्या मालूम था कि ये आशाएं शोक बनकर नेत्रों के मार्ग से बह जाएंगे। उसको 15वां पूरा भी न हुआ था कि विरजन पर गृह विनाश की आपत्तियां आ पड़ी। उस अंधी के झोंके ने माधवी की इस कल्पित पुष्प वाटिका का सत्यानाश कर दिया। इसी बीच में प्रताप चंद्र के लोप होने का समाचार मिला। आंधी ने जो कुछ अवशिष्ट रखा था वह विष अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। परंतु मानस कोई वस्तु है जो माधवी प्रताप चंद्र की स्त्री बन चुकी थी। उसने अपना तन और मन उन्हें समर्पण कर दिया था। प्रताप को ज्ञान नहीं, परंतु उन्हें ऐसी अमूल्य वस्तु मिली जिसके बराबर संसार में कोई वस्तु नहीं तुल सकती। माधवी ने केवल एक बार प्रताप को देखा था और केवल एक ही बार उनके अमृत वचन सुने थे, पर उसने उस चित्र को और भी उज्जवल कर दिया था जो उसके हृदय पर पहले ही विरजन ने खींच रखा था। प्रताप को पता नहीं था, पर माधवी उसकी प्रेमाग्नि में दिन प्रतिदिन
घुलती जाती है। उस दिन से कोई ऐसा व्रत नहीं था जो माधवी ने न रखा हो। ऐसा कोई देवता नहीं था जिसकी वह पूजा न करती हो। और वह वो सब इसलिए कि ईश्वर प्रताप को जहाँ कहीं भी हो कुशल से रखे। इन प्रेम कल्पनाओं ने उस बालिका को और अधिक दृढ़, सुशील और कोमल बना दिया था। शायद उसके चित्त ने यह निर्णय कर लिया था कि मेरा विवाह प्रताप चंद्र से हो चुका। विरजन उसकी यह दशा देखती और रोती कि यह आग मेरी ही लगाई हुई है। यह नवकुसुम किसके कंठ का भार बनेगा? यह किसकी होकर रहेगी? हाय रे! जिस चीज को मैंने इतने परिश्रम से अंकुरित किया है और मुट्ठी छड़ से सींचा है, उसका फूल इस प्रकार शाखा पर ही कुम्हलाया जाता है। विरजन तो भला कविता करने में उलझी रहती, किंतु माधवी को यह संतोष भी न था। उसके प्रेमी और साथी उसके प्रियतम का ध्यान मात्र था, उस प्रियतम का जो उसके लिए सर्वथा अपरिचित था। पर प्रताप के चले जाने के कई मास पीछे एक दिन माधवी ने स्वप्न देखा कि वे सत्यासी हो गए हैं। आज माधवी का अपार प्रेम प्रकट हुआ है। आकाशवाणी सी हो गई कि प्रताप ने अवश्य संन्यास ले लिया। आज से वह भी तपस्विनी बन गई। उसने सुख और विलास की लालसा हृदय से निकाल दी। जब कभी बैठे बैठे माधवी का जी बहुत आकुल होता तो वह प्रताप चंद्र के घर चली जाती। वहां उसके चित्त की थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती थी। परंतु जब अंत में विरजन के पवित्र और आदर्शों के जीवन ने यह गांठ खोल दी, वे गंगा यमुना की भांति परस्पर गले मिल गई, तो माधवी का आवागमन भी बढ़ गया। सुआमा के पास दिन दिन भर बैठी रह जाती। इस भवन की एक एक अंगुल पृथ्वी प्रताप का स्मारक थी। इसी आंगन में प्रताप ने काठ के घोड़े दौड़ाए और इसी कुंठ में कागज की नावें चलाई थी। नौकरी तो स्यात काल के भंवर में पड़कर डूब गई, परंतु घोड़ा अब भी विद्यमान थी। माधवी ने उसकी जर्जरित अस्थियों में प्राण डाल दिया और उसे वाटिका के कुंड के किनारे एक पाटल वृक्ष की छां में बांध दिया। यही भवन प्रताप चंद्र का शयनगार था। माधवी अब उसे अपने देवता का मंदिर समझती है। इस पलंग ने प्रताप को बहुत दिनों तक अपने अंक में थपक थपक कर सुलाया था। माधवी उस पुष्पों को सुजलित करती है। माधवी ने इस कमरे को ऐसा सुजतित कर दिया जैसे वह कभी न था। चित्रों के मुख पर ये धूल का अवनिका उठ गई। लैंप का भाग्य पुनः चमक उठा। माधवी की इस अनंत प्रेम भक्ति से सुगामा का दुख भी दूर हो गया। चिरकाल से उसके मुख पर प्रताप चंद्र का नाम अभी न आया था। विरजन से मेल मिलाप हो गया, परंतु दोनों स्त्रियों में कभी प्रताप चंद्र की चर्चा भी न होती थी। विरजन लज्जा की संकुचित थी और सुआमा क्रोध से, किंतु माधवी के पेमानल से पत्थर भी पिघल गया। अब वह प्रेम विहीन होकर प्रताप के बालपन की बातें पूछने लगती तो सुआमा से न रहा जाता। उनकी आंखों से जल भर आता। जब दोनों रोती और दिन रात प्रताप की बातें समाप्त न होती। क्या अब माधवी के चित्त की दशा सुआमा से छिप सकती थी? वह वसुधा सोचती कि क्या तपस्विनी इसी प्रकार प्रेमाग्नि में जलती रहेगी और वह भी बिना किसी आशा के। एक दिन ब्रिज रानी ने कमला का पैकेट खोला तो पहले ही पृष्ठ पर एक परम प्रतिमा पूर्ण चित्त विविध रंगों में दिखाई पड़ा। यह किसी महात्मा का चित्र था। उसे ध्यान आया कि मैंने इस महात्मा को कहीं अवश्य देखा है। सोचते सोचते अकस्मात उसका ध्यान प्रताप चंद्र तक जा पहुंचा। आनंद के उमंग में उछल पड़ी और बोली, माधवी, तनिक यहाँ आना। माधवी फूलों की क्यारियां सींच रही थी। उसके चित्त विनोद का आजकल वही कार्य था। वह सारी पानी में लथपथ, सिर के बाल बिखरे, माथे पर पसीने के बिंदु और नेत्रों में
प्रेम का रस भरे हुए आकर खड़ी हो गई। विरजन ने कहा, आ तुझे एक चित्र दिखाऊं। माधवी ने कहा, किसका चित्र है, देखूं। माधवी ने चित्र को ध्यानपूर्वक देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विरजन, पहचान गई? माधवी, क्यों? यह स्वरूप तो कई बार स्वप्न में देख चुकी हूँ। बदन से कांति बरस रही है। विरजन, देखो वृतांत भी लिखा है। माधवी ने दूसरा पन्ना पलटा तो स्वामी बालाजी शीर्षक लेख मिला। थोड़ी देर तक दोनों तन्मय होकर यह लेख पढ़ती रही। जब बातचीत होने लगी, विरजन, मैं तो प्रथम ही जान गई थी कि उन्होंने अवश्य संन्यास ले लिया होगा। माधवी पृथ्वी की ओर देख रही थी, मुख से कुछ न बोली। विरजन, तब में और अब में कितना अंतर है। मुखमंडल से कांति झलक रही है, तब ऐसे सुंदर न थे। माधवी, विरजन, ईश्वर उनकी सहायता करे। बड़ी तपस्या की है। कैसा संयोग है, हम और वे संग संग खेले, संग संग रहे। आज वे सन्यासी है और मैं वियोगिनी। न जाने हमें लोगों की कुछ सुध भी है या नहीं। जिसने सन्यास ले लिया उसे किसी से क्या मतलब। जब चाची के पास पत्र न लिखा तो भला हमारी सुधि क्या होगी। माधवी, बालकपन में वे कभी योगी योगी खेलते तो मैं मिठाइयों की भिक्षा दिया करती थी। माधवी ने रोते हुए न जाने कब दर्शन हो गए कहकर लज्जा से सिर झुका लिया। विरजन, शीघ्र ही आएंगे। प्राणनाथ ने यह लेख बहुत सुंदर लिखा है। माधवी, एक एक शब्द से भांति टपकती है। विरजन, वृतांतता की कैसी प्रशंसा की है। उसकी वाणी में तो पहले ही जादू था, अब क्या पूछना। प्राणनाथ के चित्त पर जिसकी वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ, वह समस्त पृथ्वी पर अपना जादू कैसे फैला सकता है। माधवी, चलो चाची के यहाँ चले। विरजन, हाँ, उनको तो ध्यान ही नहीं रहा। देखो क्या कहती है। प्रसन्न तो क्या होगी। माधवी, उनको तो अभिलाषा ही यह थी, प्रसन्न क्यों न होगी। उनकी तो अभिलाषा ही यह थी, प्रसन्न क्यों न होगी। विरजन, चल। माता ऐसा समाचार सुनकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। दोनों स्त्रियां घर से बाहर निकली। विरजन का मुखमंडल मुरझाया हुआ था, पर माधवी का अंग अंग हर्ष सिला जाता था। कोई उनसे पूछे, तेरे चरण अब पृथ्वी पर क्यों नहीं पहले जैसे पड़ते। तेरे पीले बदन पर क्यों प्रसन्नता की लाली झलक रही है। तुझे कौन सी संपत्ति मिल गई। तू अब शोकान्वित और उदास क्यों नहीं दिखाई पड़ती। तुझे अपने प्रियतम से मिलने की अब कोई आशा नहीं। तुझ पर प्रेम की दृष्टि कभी नहीं पहुंची, फिर तू क्यों फूली समाती हो। इसका उत्तर माधवी देखी। कुछ नहीं, वह सिर झुका लेगी। उसकी आंखें नीचे झुक जाएगी, जैसे डलिया फूलों के भार से झुक जाती है। कदाचित उससे कुछ अश्रु बिंदु भी टपक पड़े, किंतु जिसकी जिह्वा से एक शब्द भी न निकलेगा। माधवी प्रेम के मद से मतवाली है। उसका हृदय प्रेम से उन्मुक्त है। उसका प्रेम हाट का सौदा नहीं। उसका प्रेम किसी वस्तु का भूखा नहीं। वह प्रेम के बदले प्रेम नहीं चाहती। उसे अभिमान है कि ऐसे पवित्रता पुरुष की मूर्ति मेरे हृदय में प्रकाशमान है। यह अभिमान उनकी उन्मुक्तता का कारण है, उसके प्रेम का पुरस्कार है। दूसरे मास में वृज रानी ने बालाजी के स्वागत में एक प्रभावशाली कविता लिखी। यह एक विलक्षण रचना थी। जब वह मुद्रित हुई तो विद्या जगत की विरजन की काव्य प्रतिभा से परिचित होते हुए भी चमत्कृत हो गया। वह कल्पना रूपी पंछी जो काव्य गगन में वायुमंडल से भी आगे निकल जाता था, अब की तारा बनकर चमका। एक एक शब्द आकाशवाणी की ज्योति से प्रकाशित था। जिन लोगों ने यह कविता पढ़ी वे बालाजी के भक्त हो गए। कवि वह सपेरा है जिसकी पिटारी में सांपों के स्थान में
हृदय बंद होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।